जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और बजाज होंगे। आपके क्लासेस रतन क्लासेस में का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आया हूं क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है परमाणु संरचना। इस वीडियो में परमाणु संरचना का पार्ट 3 लेकर आया हूं और जो टॉपिक बच गया था, आज इस वीडियो में सारे टॉपिक को ए टू जेड खत्म करूंगा। यदि हम पहला टॉपिक की बात करें तो पहला टॉपिक है ऊर्जा स्तर। क्या है? ऊर्जा स्तर। हम ऊर्जा स्तर को कैसे डिफाइन करते हैं? ऊर्जा स्तर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित एवं विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता हो तो इन्हें कोश भी कहते हैं और इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, जिनको हम नंबर से 1 2 3 4 डॉट 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 के एल एम एन से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आइए हम परिभाषा लिखते हैं। किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित एवं विभिन्न कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इन्हें कोश कहते हैं और इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। जिनको एन से 1 2 3 4 या के एल एम एन से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम फिगर की बात करें, इसका फिगर कैसे बना सकते हैं? ये हो गया नाभिक, ये हो गया प्रथम कक्षा, ये हो गया दूसरा कक्षा, और ये हो गया तीसरा कक्षा, और ये हो गया चौथा कक्षा। तो इसको हम नाभिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाभिक। इसको नाभिक बोलेंगे। और नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉन है, वो विभिन्न एवं निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। किनका चक्कर लगा रहे हैं? नाभिक का चक्कर लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आपका ये जो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? ये सब ऊर्जा स्तर है। क्या है? ऊर्जा स्तर। और इन्हीं को बोलते हैं कोश। क्या बोलते हैं? कोश। और इन्हीं को बोलते हैं कक्षा। क्या बोलते हैं? कक्षा। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले विभिन्न कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रखे जा सकते हैं। विभिन्न कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² से दर्शाया जाता है, जहां पर n जो होता है वो कक्षा की संख्या होता है। यदि हम k कक्षा में बात करें, यदि हम ये हो गया कक्षा और ये हो गया
संख्या, और ये हो गया अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। यदि हम के कक्षा की बात करें तो के कक्षा जो होता है वो प्रथम कक्षा में होता है, यानी के जो होता है वो प्रथम कक्षा होता है। तो प्रथम कक्षा होता है, यानी एन का मान कितना रखना होगा, एन का मान हमें 1 रखना होगा। कितना रखना होगा, 1 रखना होगा। तो 2 मल्टीपल 1 का स्क्वायर, तो 2 मल्टीपल 1 इज इक्वल टू 2। ये हो गया प्रथम कक्षा में, यानी के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रखे जा सकते हैं, 2 रखे जा सकते हैं। कितने रखे जा सकते हैं, 2 रखे जा सकते हैं। यदि हम दूसरा कक्षा की बात करें, यदि हम एल कक्षा की बात करें, तो एल जो कक्षा है वो दूसरे नंबर पर होते हैं, वो नाभिक के दूसरे कक्षा में होते हैं, जिसको मैंने बोला एल। क्या बोला, एल। तो एल जो है, एल कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, तो 2 मल्टीपल 2 का स्क्वायर, तो 2 मल्टीपल 4, 4 दूनी 8, यानी दूसरा कक्षा यानी एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। यदि हम तीसरा कक्षा की बात करें, तीसरा कक्षा क्या है, तीसरा कक्षा को बोला है मैंने एम। क्या बोला है, एम। तो 2 मल्टीपल 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 9 दूनी 18, यानी एम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। यदि हम एन कक्षा की बात करें, यदि हम एन कक्षा की बात करें तो एन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, 4। एन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, तो 4 का आंसर हो गया 2 मल्टीपल 16, 16 दूनी 32, और इसका मतलब है एन कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने देख लिया कि के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, और एन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। इस प्रकार मैंने देख लिया। इसके बाद हम चलते हैं संयोजकता। क्या है, संयोजकता। संयोजकता को कैसे परिभाषित करते हैं, संयोजकता क्या होता है, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहते हैं। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को या संयोजी इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहते हैं। अब दोस्तों, किसी भी तत्व के संयोजकता ज्ञात करने के लिए उनके कुछ नियम होते हैं, और ये नियम आप लोगों को याद कर लेना है। पहला नियम क्या है, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 1 2 3 4 रहे तो वही उनकी संयोजकता हो जाता है, संयोजकता हो जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या याद कर लेना होगा, दूसरा पॉइंट यही याद कर लेना होगा कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 4 से ऊपर यानी 5 6 7 8 रहे तो उसकी संयोजकता 8 से घटा दिया जाता है, 8 से घटा दिया जाता है। यदि हम उदाहरण की बात करें तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। तो जितना परमाणु संख्या होता है
उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के कक्षा में आ जाएगा और 8 इलेक्ट्रॉन एल कक्षा में आ जाएगा। बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, वो आ जाएगा एम कक्षा में। तो बताइए इस तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिखाई दे रहा है? 1। तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? इसकी संयोजकता जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। यदि हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 तो 2 परमाणु क्रमांक है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन के कक्षा में आ जाएगा और 8 इलेक्ट्रॉन एल कक्षा में आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन एम कक्षा में आ जाएगा। तो बताइए इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? इसकी जो संयोजकता हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद हम सीखने वाले हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या है? तो यदि हम परमाणु संख्या की बात करें तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या कहते हैं। एक्चुअली परमाणु संख्या को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों आप लोगों को एक पॉइंट याद रख लेना होगा, कि परमाणु संख्या जो होता है प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं Z बराबर P। दूसरा पॉइंट याद रखना होगा, परमाणु उदासीन होता है। यदि परमाणु उदासीन होता है तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाता है। और तीसरा पॉइंट याद रखना है कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है। परमाणु क्रमांक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाता है। ये 3 पॉइंट जो है वो आप लोगों को याद कर लेना होगा। अब हम आते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या एवं कुल न्यूट्रॉन की संख्या के योग को ही हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या एवं कुल न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं या द्रव्यमान संख्या कहते हैं या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या
प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु द्रव्यमान को ए से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ए बराबर लिख सकते हैं P प्लस जेड। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना होगा। अब हम आते हैं समस्थानिक में। समस्थानिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप। समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक किसी तत्व का वे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु संख्या समान होता है एवं परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, इन्हीं को बोलते हैं समस्थानिक। किसी भी तत्व का वे परमाणु होता है, वे परमाणु होता है, किसी भी तत्व का वे परमाणु होता है जिनका परमाणु संख्या समान हो एवं परमाणु द्रव्यमान एवं परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। क्या हो? भिन्न भिन्न हो, इन्हीं को बोलते हैं समस्थानिक। यदि हम उदाहरण की बात करें तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 तथा कार्बन का परमाणु संख्या 6 और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 14। तो इसमें क्या है? परमाणु संख्या सेम दिखाई दे रहा है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है। यदि हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 और परमाणु द्रव्यमान 235 तथा यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 और परमाणु द्रव्यमान 238। तो इसमें परमाणु संख्या सेम दिखाई दे रहा है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है। यदि हम क्लोरीन की बात करते हैं, यदि हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, परमाणु द्रव्यमान 35 तथा क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 और परमाणु द्रव्यमान 37। तो यहाँ परमाणु संख्या सेम दिखाई दे रहा है क्लोरीन का, अब परमाणु द्रव्यमान अलग अलग दिखाई दे रहा है। इन्हीं को हम बोलते हैं समस्थानिक, इन्हीं को हम बोलते हैं समस्थानिक। आप जानेंगे कि समस्थानिक का उपयोग कहां कहां किया जाता है। तो समस्थानिक का उपयोग कहां कहां किया जाता है, इसके पूर्व हम सीखेंगे कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये चीज हमें सीखना है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक होते हैं। और पहला क्या होता है? प्रोटियम। क्या होता है? प्रोटियम। इसको H को परमाणु संख्या 1 लिखते हैं और H का परमाणु द्रव्यमान 1 लिखते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटियम। दूसरा ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम H का परमाणु संख्या 1 लेंगे और H का परमाणु द्रव्यमान 2 लिखेंगे। तीसरा ट्रिटियम, ट्रिटियम H का परमाणु संख्या 1 लेंगे और H का परमाणु द्रव्यमान 3 लेंगे। तो ये हो गया हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। अब हम सीखेंगे कि समस्थानिक का उपयोग कहां कहां करते हैं। समस्थानिक का 3 उपयोग कहां कहां करते हैं, 3 उपयोग। यदि हम समस्थानिक का पहला उपयोग की बात करें तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग करते हैं। कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग करते हैं, कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग करते हैं, कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग करते हैं। दूसरा कहां करते हैं? दूसरा कहां करते हैं? कैंसर के उपचार में कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग करते हैं। दूसरा घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन समस्थानिक का उपयोग करते हैं। घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन समस्थानिक का उपयोग करते हैं, आयोडीन समस्थानिक का, आयोडीन समस्थानिक का उपयोग करते हैं। यदि हम तीसरा पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं परमाणु भट्टी, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग करते हैं।
परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग करते हैं। यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग करते हैं। यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग करते हैं। ये हो गया आपका समस्थानिक का तीन उपयोग। समस्थानिक का तीन उपयोग। अब हम चलेंगे संभारिक। अब हम चलते हैं संभारिक। संभारिक क्या होता है? संभारिक जो होते हैं वो क्या होता है? संभारिक किसी तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान समान हो एवं परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, इन्हीं को बोलते हैं संभारिक। किसी भी तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। क्या हो? भिन्न भिन्न हो। इन्हीं को बोलते हैं संभारिक। यदि हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? आर्गन का परमाणु संख्या 18, परमाणु द्रव्यमान 40। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 और परमाणु द्रव्यमान 40। तो ये हो गया संभारिक का एग्जांपल। अब हम पहला क्वेश्चन क्या आते हैं? किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 12 है तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो हम जानते हैं कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक। तो प्रोटॉन की संख्या कितना दिया? 12 दिया है। तो जेड का मान कितना देगा? 12। यानी परमाणु क्रमांक कितना देगा? 12। यदि क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है। ये कब होता है? जब परमाणु उदासीन होता है। तो कहने का मतलब है, और जो प्रोटॉन होते हैं वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो कहने का मतलब है कि यदि आपका प्रोटॉन 12 है तो परमाणु संख्या भी बराबर 12 हो जाएगा। और यदि परमाणु संख्या 12 हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। यदि यहां पर परमाणु क्रमांक निकल गया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल गया है और प्रोटॉन की संख्या निकल गया है तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला रखना होगा, A बराबर P प्लस है। अब परमाणु द्रव्यमान कितना दिया? परमाणु द्रव्यमान कितना दिया? तो परमाणु द्रव्यमान ये हो गया 12। 12 जो है वो कौन सा तत्व है? मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 24। कितना होता है? 24। अब प्रोटॉन की संख्या कितना है? 12। कितना है? 12 प्लस n। 24 माइनस 2 इज इक्वल टू n। न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। यदि हम दूसरा एग्जांपल की बात करें तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 है और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। तो क्वेश्चन में पूछी जाए इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा और न्यूट्रॉन कितना होगा, ये तीन चीज पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहली बात आपको याद रखना होगा कि जेड बराबर होता है पी। क्या होता है? पी। जेड का मान कितना दिया? 11 दिया है। तो पी का मान कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यानी प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 11। अब एक फॉर्मूला और याद रखना होगा कि प्रोटॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मान कितना दिया है? 11। तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो जाएगा? 11। अब यहां पर न्यूट्रॉन निकालने बोल रहा है तो एक फॉर्मूला और भी याद रखना होगा, A बराबर P प्लस एन। A बराबर P प्लस एन। तो कहने का मतलब है द्रव्यमान संख्या कितना दिया है? सोडियम का 23। अब प्रोटॉन्स की संख्या कितना आया है?
प्रोटॉन की संख्या आपका आ गया है 11। कितना आ गया? 11 प्लस एन। तो 23, ये प्लस 11 इधर जाएगा तो माइनस 11 बराबर एन। तो 23 में 11 जाएगा तो 12 बचेगा, यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 12। तो ये इस तरह आप किसी भी तत्व में परमाणु संख्या दिया रहे और परमाणु द्रव्यमान दिया रहे तो ऑटोमेटिक आप इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो ये समाप्त होता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, फिर मैं इसी का पार्ट 4 लेकर आऊंगा। तब तक आप लोग बढ़िया से पढ़े। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।